जैसे ही मैं जीता, मेरे को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया गया। मेरे को इंडियन एम्बेसी ऑफ लंदन यूके के अंदर मुझे बोलने के लिए, स्पीच के लिए इनवाइट किया। उसके बाद मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी मेरे को स्पीच के लिए, मेरे को मेरे करीबी जो दोस्त हैं उन्होंने मेरे को बोली कि आपके चुनाव जीतने से आप सिर्फ चुनाव नहीं जीते हैं, आपने एक सपना दे दिया है। आपने एक तरीका दे दिया है कि ये चीज़ भी की जा सकती है। आपको एक छोटी सी स्कॉलरशिप मिली, इसके बाद तकरीबन 5 टाइम ज़्यादा पैसे चाहिए, समाज ने आपके लिए इकट्ठा किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको एक जिम्मेदारी की तरह देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरे को मौका मिला और यही मौके हमें मिलके बार बार हर किसी के लिए बनाने हैं। और जिस भी हम कैपेसिटी के अंदर हम अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जिस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, मुझे लगता है वो करना चाहिए। इससे मेरा विश्वास मेरे समाज के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गया है। दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी। तकरीबन 2 महीने पहले बुलंदशहर के अम्बेडकरी समाज के युवा सुशांत सिंह का नाम सुर्खियों में रहा था। वजह ये थी कि सुशांत सिंह ने लंदन में एक यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव जीता था। लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंट एंड अफ्रीकन कॉलेज में वह छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। सुशांत सिंह यहाँ से LLM कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स में, और 2017 में इसके पहले वह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से LLB की पढ़ाई कर चुके हैं। वह अंबेडकर पेरियार फुल स्टडी सर्कल के फाउंडर हैं और इसके साथ ही लंदन में वह डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की थी। फ़िलहाल सुशांत सिंह दिल्ली में और हमारे साथ हैं। सुशांत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, इतना बड़ा अचीवमेंट आपने किया। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि उसके बाद से ही आपका नाम काफ़ी सुर्खियों में आया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, और निश्चित तौर पे हम सबको गर्व हुआ था कि हमारे समाज का एक युवा लंदन जाते हैं और वहाँ छात्र संघ का चुनाव जीतता है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, और क्या इससे पहले, आपके पहले किसी और भारतीय ने ये उपलब्धि हासिल की थी? सबसे पहले सभी महापुरुषों को और बाबा साहब को जय भीम, मैं आप सभी को नमो बुद्धाय। तो जब मैंने ये चुनाव के लिए अपना नाम दिया तो सिर्फ एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि अगर हम यहाँ पर आए हैं, हमें मौका मिला है, तो पढ़ने के साथ साथ हमें बाकी चीज़ों की जानकारी भी ज़रूरी है और हमारी भागीदारी ज़रूरी है। तो फिर उससे पहले मेरे को जानकारी ये हुई कि अभी तक जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, हो सकता है कुछ और भी हो, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि इससे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन में से, जो कि मेरा कोर्स है, उसमें से कोई और अभी तक नहीं चुना गया है। और मैंने कुछ जानने की कोशिश की कि कोई भारतीय इससे पहले से चुने गए हैं। इस पे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं आया कि, और ना मैं किसी को अभी तक ढूंढ पाया हूँ कि कोई और भारतीय हो, और अम्बेडकराई समाज से तो मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है। जी। तो ये आपने क्यों सोचा कि आपको चुनाव लड़ना है वहाँ पे? अमूमन आमतौर पे लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ के आ जाते हैं, अपना सेटल हो जाते हैं। इलेक्शन के बारे में अमूमन लोग नहीं सोचते कि विदेशी यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक कॉलेज है। जी, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम कहीं पे पढ़ते हैं या फिर हम कहीं पे भी कुछ काम करते हैं, तो वो एक हमारा एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो अगर वो एक तरीके से वो हमारा एक परिवार है और एक सोसाइटी के अंदर हम ग्रो करते हैं, तो इंस्टीट्यूट मेरे को लगी चीज़ें कि यहाँ पर कुछ चीज़ों में मैं काम ज़्यादा कर सकता हूँ, उन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और ना ही सिर्फ वहाँ की चीज़ों को, कि किस तरीके से एक अपने ही समाज को एक एक्सेसिबिलिटी देने का हम काम कर सकते हैं। वहाँ पर हम अवेयरनेस किस तरह से पहुँचा सकते हैं, और किस तरीके से एक लीडरशिप के अंदर, जैसे बाबा साहब को हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी अंदर थी, और मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा लेता हूँ। तो जिस तरीके से मेरे को दिखा कि वो सिर्फ एक चीज़ में नहीं, बाकी चीज़ों में भी एक्सीलेंट थे, तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कर पाऊँ अलग अलग माध्यम से। तो यही सोच के मैंने कहा एक चुनाव में पार्टिसिपेट किया। आप कब पहुँचे लंदन, और वहाँ पे फिर आपने क्या क्या किया? आपकी जो जर्नी है लंदन की, उसके बारे में बताइए। जी, मैं 3 अक्टूबर को मैं लंदन में पहुँचा, और मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा बिकॉज ऑफ मेरा 3 अक्टूबर मैं 13 अक्टूबर 2021। तो मेरा फर्स्ट डे था, स्टार्ट होना था 4 अक्टूबर से, तो मैं 3 अक्टूबर को मैं वहाँ पहुँचा। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने सेटल होने में लिया। मैंने पार्ट टाइम काम किया अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे समझा कि वहाँ पे एकेडमिक कल्चर क्या है, वहाँ पे लोग कैसे हैं,
क्योंकि इंटरनेशनल क्राउड काफ़ी ज़्यादा आता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चीज़ें हमें देखने को ऑब्ज़र्व करने को मिलती हैं। फिर उसके बाद ये मार्च के करीब ये हमारा इलेक्शन का टाइम आया, जिसका मैंने अपना इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेटचर दिया और उसके बाद मैंने कैंपेन करा और थैंकफुली काफ़ी इंटरनेशनल जो जिन लोगों से मैं बात कर पाया उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। तो क्या चीज़ें थी कि लोगों को लगा कि हाँ सुशांत को चुनना है? और भी लोग होंगे, वहाँ के भी लोग होंगे जो लोकल होंगे। जी, मैं एक चीज़ जो मेरे को लगा कि मेरा एक स्लोगन था, मतलब स्लोगन और एक मेरा एक लाइन था कि आप मुझे सुनिए और आपको लगता है कि मेरे आइडियाज़ और मेरी पर्सनैलिटी, अगर आपको लगता है कि मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ तो आप प्लीज़ वोट करिए, अदरवाइज़ आप किसी और को कर दीजिए। तो आइडियाज़ क्या थे आपके? मेरे आइडियाज़ ये थे कि सबसे पहले कि जो यहाँ पर अंडर प्रिविलेज वॉइसेस हैं, जो कि माइनॉरिटी सेक्शन से आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को पहले प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन का काम किया जाए। सेकंड चीज़ ये थी कि एक अलुमनाई नेटवर्क हमारा होना चाहिए क्योंकि ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। और फिर उसके बाद और इस तरीके से एक मैंने मैनिफेस्टो बनाया था दरअसल, और उसके बाद मैंने उसमें की पॉइंट्स डाले थे कि किस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को ट्रैवल अलाउंसेस, क्योंकि हर कोई अच्छी मॉनिटरी कैरी नहीं करता। इसको लेके लोगों ने आपको सपोर्ट। आप बुलंदशहर के हैं, माधोपुर गांव है आपका। जी, माधोगढ़। माधोगढ़ गांव है आपका। वो एक और आपका जो फैमिली है, आपकी बैकग्राउंड, आप बुलंदशहर से फिर दिल्ली आए, फिर लंदन पहुंचे, तो इस जर्नी के बारे में बताइए सर, अपने फैमिली बैकग्राउंड के और जो शुरुआती पढ़ाई है उसके बारे में। जी, तो मैं माधोगढ़ से हूँ, बुलंदशहर में एक छोटा सा गांव है और वो इतना पिछड़ा गांव है कि मतलब कि 60 किलोमीटर है लगभग दिल्ली से, 60-65। लेकिन हमारे यहाँ दलित बस्ती में जो नाली है वो 2022 में आई है और महिलाओं के लिए टॉयलेट शायद 2020 या 21 में आया है। तो मेरे मदर और फादर, मेरे मम्मी पापा दिल्ली में शिफ्ट हुए। उनका एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में ही दिया। तो हम लोगों के ऊपर उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, हमें सारी जितनी कोशिशें वो करके प्रोवाइड करा सकते थे वो करी। उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल किया। मैं बोलूँगा इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स का इक्वली, और मैं बोलूँगा कि उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। तो उनका जीवन मेरे ख्याल से उस जीवन की क्रीम और बेस्ट वर्जन शायद हम लोग जी पा रहे हैं। उन्होंने पूरा जीवन सिर्फ मजदूरी एक तरीके से निकाल दिया और उसी का कारण है कि मैं अपने आप को थोड़ा प्रिविलेज मानता हूँ कंपैरिजन में। जी। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, बाकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कहाँ से हुई? जी, स्कूलिंग मेरी दिल्ली में हुई और मेरी कॉलेज जो था मेरा वो भी दिल्ली में ही था, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये कि द्वारका में है। और मैं वहाँ पे पढ़ा और वहाँ पर जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि किस तरीके से अपने समाज की चीज़ों को हमें उजागर करने की ज़रूरत है, बाबा साहब को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। तो हमने पहली अम्बेडकर जयंती, मेरे और भी साथी थे, उनके साथ मिलके पहली अम्बेडकर जयंती हमने बनानी शुरू करी, जो कि आज की डेट में ही बनाई जाती है। बाकी वाइस चांसलर भी काफ़ी सम्मान तरीके से वहाँ पे अच्छा, अमूमन क्या होता है कि किसी गरीब फैमिली से कोई होता है, वो विदेश पहुंचता है, उसका सारा फोकस इस पे रहता है कि हम पहुंच गए, पढ़ाई पूरी करनी है, सेटल होना है, फैमिली का जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक करनी है। इसके बावजूद आप लगातार अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़े रहे, वहाँ पे आपने अम्बेडकर सर्किल आई थिंक शुरू किया। तो वो कौन सी चीज़ थी कि आपको लगा कि नहीं, मतलब सब चीज़ों के साथ साथ इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है? जी, इसके अंदर मेरे को ये लगता है कि अगर कोई भी मौका मुझे मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो इंडिया के अंदर या बाहर, तो वो मेरे को एक रिप्रेजेंटेशन है, वो मेरा इंडिविजुअल हक नहीं है। तो मुझे लगता है, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं किताबी पढ़ाई के बारे में बिलीव नहीं करता, मैं साथ में एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ में आपको सोशल लर्निंग, आपको पॉलिटिकल लर्निंग, आपको पॉलिसी लर्निंग और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, और साथ में हम अपने ग्राउंड पे लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि मैं अपने लिए सब कुछ करूं, डिग्री करूं, अच्छे नंबर लेकर आऊं और मैं अपना जो भी एक इंडिविजुअल लाइफ जी सकता हूं। लेकिन मेरे माँ बाप ने ही मेरे को ये चीज़ सिखाया है कि अपने से ज़्यादा समाज को अपने दिमाग में रखो और बेटा जिसकी मदद कर सकते हो उसकी करो। और आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को काफ़ी लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे कॉलेज के सीनियर्स ने, उन्होंने मेरे को काफ़ी मदद किया हर पड़ाव पे। और मुझे लगता है कि अगर वहाँ जाने के बाद अगर मेरे को पढ़ने का मौका मिला है, उसके साथ में मुझे ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए। और इसलिए मैं इंटरनेट के थ्रू भी बाकी लोगों से जुड़ा रहता हूँ कि जिसकी मैं मदद कर सकूँ मैं उनको मदद भी करता हूँ, LLM एडमिशन्स के अंदर, SOPs लिखने के अंदर, क्योंकि ये गाइडेंस जो होती है, हम सभी ऑलमोस्ट फर्स्ट जनरेशन रहते हैं और हमें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए अगर खड़ा नहीं होंगे एज ए समाज, एक परिवार,
तो फिर वो एक जैसे मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, मेरे को लगता है दूसरों के पास भी गाइडेंस नहीं है। तो इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोशिश रहती है कि बाबा साहब को ज़िंदा रखा जाए, उनकी विचारधारा को ज़िंदा रखा जाए और उनकी विचारधारा के साथ सबका विकास होता रहे। जी। काफ़ी एक्सपोजर मिलता है जब हम किसी पद को जीतते हैं, है ना। आप छात्र संघ का चुनाव जीते, उसके बाद कितनी ज़िंदगी बदली है आपकी। और उसके बाद मैंने तमाम आपके ट्विटर पे मैंने आपको देखा, तो तमाम मंचों पे जाके आपने अपनी बात कही। जी, तो सबसे पहले तो जैसे ही मैं जीता, मेरे को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया गया। जैसे कि वहाँ पर एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फैबो करके, उन्होंने मेरे को अवार्ड्स के लिए बुलाया, उन्होंने ये चीज़ रिकग्नाइज़ करी और उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। तो वो संस्था काफ़ी दिन से काम कर रही है। उन्होंने मेरे को इंडियन एम्बेसी ऑफ लंदन यूके के अंदर मुझे बोलने के लिए, स्पीच के लिए इनवाइट किया। उसके बाद मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी मेरे को स्पीच के लिए इनवाइट किया गया। और उसके अलावा काफ़ी लोग इतने ज़्यादा मोटिवेट हुए कि हम मेरे को काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी आए, लोग मिलने के लिए भी आए दूर दूर से कि हम लोग आपसे काफ़ी इंस्पायर हैं और कैसे आपने ये चुनाव लड़ा, हम लड़ना चाहते हैं। और यही चीज़ मेरे दोस्तों ने मेरे को, मेरे करीबी जो दोस्त हैं उन्होंने मेरे को बोली कि आपके चुनाव जीतने से आप सिर्फ चुनाव नहीं जीते हैं, आपने एक सपना दे दिया है, आपने एक तरीका दे दिया है कि ये चीज़ भी की जा सकती थी। हम भी कर सकते हैं, हम भी कर एक सकते हैं। सोच दे दी है कि हाँ जी। हम भी वहाँ जाके ये कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैनिफेस्टो के लिए और चीज़ों के लिए कि किस तरीके से पहले चुनाव में आना क्यों ज़रूरी है और चुनाव को किस तरह लड़ा जाए, उसमें कंपटीशन पॉजिटिव करा जाए। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी लोगों ने मेरे को अप्रोच किया। मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप जब बाहर गए पढ़ने के लिए, आपने क्राउड फंडिंग की, वो एक साधारण फैमिली से आके लंदन पढ़ने जाना कितना मुश्किल था और किन किन लोगों का एक सहयोग रहा और क्या रास्ता है जिसके ज़रिए और लोग भी जा सकते हैं? बहुत मुश्किल था हकीकत बात है, काफ़ी मुश्किल था। तो मेरे को एक पार्शियल स्कॉलरशिप मिली दिल्ली गवर्नमेंट से और जिसकी वैल्यू 5 लाख है। और मेरी आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सर से कि मैं उस स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर आप उस स्कॉलरशिप को बढ़ा के फुल कर देंगे तो मेरे काफ़ी दलित भाई बहन वो पढ़ पाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के इस चीज़ के लिए विनती करता हूँ। राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे सर हैं, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट करी है। तो आई होप आने वाले सालों के अंदर, अदरवाइज़ 5 लाख की वजह से कोई जा नहीं पाएगा। तो 5 लाख बाद भी काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। जी, उसके अंदर लगभग 24 लाख रुपए तो सिर्फ फीस थी, फिर उसके बाद काफ़ी सारे खर्चे थे। तो जिन लोगों ने मेरे को मदद करी वो एक बहुत बड़ा पूल था। कुछ लोगों तो मेरे को नाम भी नहीं पता, लेकिन मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त थे। उसके बाद मेरे ट्विटर से ऑनलाइन जो मैंने जिन लोगों से जुड़ा हुआ था, मैं पुराने जो काम कर रहा था, जो लोग मेरे को काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रहे थे, उन लोगों ने काफ़ी मेरे पे ट्रस्ट दिखाया। और काफ़ी मैं सबसे ज़्यादा अमूल्य कंट्रीब्यूशन मानता हूँ जो मेरे अम्बेडकराइट और मेरे समाज के लोग थे, जिनके पास पैसे ना होते हुए भी उन्होंने 50 रुपये, 100 रुपये इस छोटा अमाउंट उन्हें दिया। और वो छोटा अमाउंट एक दलित परिवार से आने के बाद, जो परिवार खासकर मेरे माँ बाप ने ज़्यादा परेशानी झेली है मेरे से ज़्यादा, तो मेरे को पता है वो 100 रुपये भी निकालना क्या चीज़ होती है। तो इस तरीके से बूंद बूंद से जो कहते हैं सागर भरा, मतलब वही आप आगे आए और फिर पूरी सोसाइटी ने जोर लगा दिया कि नहीं, अपना बंदा है, इसको भेजना है। जी बिल्कुल। मेरे को अपने ही समाज के, अम्बेडकर समाज के, बाबा साहब के जो विचारधारा को फॉलो करते हैं, मेरे को ऑस्ट्रेलिया से जो लोग वहाँ पर स्थापित हैं उन्होंने खुद मेरे को करा। मैंने कभी अपनी फ़्लाइट की टिकट अपने आप कभी बुक नहीं करी, वीज़ा मैंने अपने आप नहीं करा क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मेरे को उन्होंने ही कार्ड से ट्रांजैक्शन वगैरह करी। तो इस तरह से काफ़ी सपोर्ट मिला। ये कितना बड़ा पावर मानते हैं ये जो मिशन है कि एक आपका एडमिशन हुआ, आपको एक छोटी सी स्कॉलरशिप मिली, इसके बाद तकरीबन 5 टाइम ज़्यादा पैसे चाहिए, जी, समाज ने आपके लिए इकट्ठा किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको एक जिम्मेदारी की तरह देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरे को मौका मिला और यही मौके हमें मिलके बार बार हर किसी के लिए बनाने हैं। और जिस भी हम कैपेसिटी के अंदर हम अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जिस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, मुझे लगता है वो करना चाहिए। इससे मेरा विश्वास मेरे समाज के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आप लगातार, मैं ट्विटर पे देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, लगातार आप इनकरेज करते हैं कि समाज के जो बच्चे हैं, यूथ है, उनको अब्रॉड जाना चाहिए, विदेश में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन तमाम लोग सोच नहीं पाते हैं, डरते हैं। लोग तो जेएनयू आने से डरते हैं, यहाँ तक का पता नहीं होता। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस रास्ते से वो पहुँच सकते हैं? क्या करें, वो किस तरीके से सोचें? उनको कहने से पहले मैं जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जैसे काफ़ी लोगों के लिए दिल्ली भी एक बहुत बड़ी जगह है, जो लोग दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में या किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने समाज के लोगों से, अपने गांव, शहर, कस्बे, उन लोगों के साथ रेगुलर बातचीत करनी चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े।
और उसके बाद जो लोग बाहर जा रहे हैं, हमें एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बना के हमें एक दूसरे से पहले बातचीत करके वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए। वो होने के बाद मेरे को लगता है कि बाहर जाके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एकेडमिक रिसर्च के लिए ही नहीं, बाकी जो आप एक्सपोजर वहाँ जाके लेते हैं, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आप देश के हर कोने के लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर को समझते हैं, आप उनके स्ट्रगल्स को समझते हैं, दुनिया भर के लोगों वो दुनिया भर के लोगों को, दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपके दिमाग में आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप यहाँ रह के शायद नहीं आ सकते, और उसके बाद उन चीज़ों को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आप ह्यूमन राइट्स की लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एलएलबी में भी, मैंने इस वकालत में भी ह्यूमन राइट्स आपका फोकस है। इस विषय को आपने क्यों चुना, और पिछले दिनों या फिर हाल में भारत में जिस तरीके से मीडिया पर्सन्स हों या फिर एक्टिविस्ट हों, उनको जिस तरीके से छोटी छोटी बातों पे उनको जेलों में बंद कर दिया जा रहा है या फिर एफआईआर हो जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? एक ह्यूमन राइट्स आपका जो सब्जेक्ट है, उसके आप स्टूडेंट हैं उस नाते। जी, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार, तो मुझे लगता है कि ये अधिकार ऐसे हैं कि इंसान पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद तक, उसकी मृत्यु के बाद तक ये उसके साथ कैरी होते हैं। तो उसके लिए हम जिस भी तरीके से हम उसको कंट्रीब्यूट करें अपने प्रोफेशन से, चाहे वो रिसर्च हो, एडवोकेसी हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो या कोई और तरीका हो, सोशल वर्क हो, तो हमें उसमें करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो मेरे को लगता है लाइफ में कुछ हो सकती है, आप किसी के अधिकारों को बचाना, चाहे वो कोई भी तरीका हो सकता है। तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि जिस समाज से मैं आता हूँ, काफ़ी वर्षों तक, हज़ारों वर्षों तक उनके मानव अधिकार नहीं दिए गए, और जब वो नहीं दिए गए हैं तो आज की डेट में अगर कोई हाथरस जैसी घटना होती है, या फिर हम मतलब इतना अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि आदिवासियों के साथ हमारे साथ होता है, अभी एक दो वीडियो देखे जो घटनाएं जो प्रतिदिन की घटना है, अफसोसजनक। तो ये चीज़ें वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट डालती हैं, मेरे को ही नहीं, सभी लोगों को, क्योंकि हम लोग वो चीज़ है ना अपने घरों में देख देख के बड़े हुए हैं। जैसे जेला है, मैंने आपको बताया कि मेरे गांव में नाली अभी 2022 में पहुंची है, तो आप समझ सकते हैं कि एक जो एक्सेस होता है वो अब पहुंच रहा है, वो जब तक नहीं था कितना बड़ा ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन था। मतलब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम जिस भी तरीके से उनको बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं, इसलिए मेरा इंटरेस्ट उसमें रहा और मैं उसी को थोड़ा परस्यू करना चाहता हूँ। आपका विदेशों में भी अब काफ़ी मौके आए हैं, काफ़ी ऐसी खबरें आई कि वहाँ पे भी कास्टिज़म काफ़ी बढ़ गया है, आपको कभी फेस करना पड़ा इस तरीके से? मैं पर्टिकुलर इवेंट में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं नकारूंगा कि विदेशों में कास्टिज़म नहीं है या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत अलग तरीके से है, लेकिन वहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ पे लोगों को एक्सेप्टेंस जो होती है, जो लोग यहाँ से जाते हैं वो उस कास्ट को कैरी करके लेके जाते हैं, वहीं वो चीज़ सिखाई जाती है, वहीं वो चीज़ प्रैक्टिस की जाती है। आप वहाँ जाके बता देंगे कि कौन बच्चे दलित हैं, पहली बार दलित पहुँच ही नहीं पाते। सबसे बड़ा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये है, मान लीजिए मेरे कॉलेज में लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे इस साल गए हैं इंडिया से, जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट का बच्चा सिर्फ मैं हूँ, और मेरे 2-3 दोस्त और हैं जो कि ओबीसी समाज और एसटी समाज से आते हैं। तो और बाकी जो कि 95 से ज़्यादा जो बच्चे हैं, तो वो सब अपर कास्ट हैं। तो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन यही हो जाता है। उसके बाद वहाँ जाकर भी आप वहाँ पे डिफरेंस आप देखते हैं ट्रीटमेंट में, वो किसी को कारण कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक ही कैटेगरी के बच्चों को दरकिनार किया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं और होती रही हैं। करना क्या चाहते हैं लाइफ में, आपका क्या उद्देश्य है? लाइफ में उद्देश्य ये है कि मेरे को समाज के लिए काम करना है, लेकिन किस तरीके से करना है उस पर मैं अभी विचार कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को भी संघर्ष में डाल रहा हूँ कि मैं उसमें सीखूँ। मेरा पीएचडी करने का भी मन है, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी करी है दिल्ली में। तो मैं अपने आप को, जैसे नींव को मजबूत किया जाता है, मैं उस कोशिश में हूँ, और उसके बाद फिर समाज के लिए काम करूँगा। यूथ जो चाहते हैं कि वो बाहर जाके पढ़ें, उनके लिए क्या रास्ते हैं, और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप लोग मोटिवेट रहें, आप लोग कॉन्फिडेंस अपना रखें और लोगों को अप्रोच करें। मतलब हम लोग हैं और लोग हैं, आप सभी को अप्रोच करें। हर ये आपके लिए स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा बाकी लोगों से, क्योंकि आपके पास घर में गाइडेंस नहीं है, लेकिन आप हमको परिवार माने और हमसे गाइडेंस लें,
मैंने काफ़ी लोगों को अप्रोच किया, काफ़ी लोगों ने मना किया, नहीं किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था, मेरे को पहुंचना है तो पहुंचना है। इस तरीके से आप थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाएं और हेल्प सीख करें। और दूसरी चीज़, मैं अपने युवाओं को ना कह के मैं हाथ जोड़ के सरकार को कहना चाहता हूँ, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि वो बच्चे अपना कैलिबर, अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ने की हैसियत हमारी नहीं है। तो उसके लिए आप उनको स्कॉलरशिप दिलवाइए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है दिलवाइए, क्योंकि हमारा जैसे युवा प्रदेश है पूरा, जैसे हमारा इंडिया, तो आप अगर उनको आप विकसित करेंगे, आप उनको डेवलप होने में हेल्प करेंगे, तो ये एक एसेट बनेंगे हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम हज़ारों स्कॉलरशिप दलित बच्चों के लिए होनी चाहिए। दलित क्या, और भी जो लोग गरीब हैं, जो भी गरीब बच्चे हैं, जिसके पास सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, हाँ, जिसका सपना है और जिसका सुविधा, वो पैसे की वजह से अगर कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है, ये मेरे लिए भी और हम सभी के लिए, कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पैसे की वजह से कोई बच्चा अपने सपने को नहीं जी पा रहा है। सुशांत, आखिरी सवाल है मेरा, अब तक की आपकी जर्नी में कौन से मेमोरेबल मतलब घटनाएं हुई जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? मेमोरेबल घटनाएं मेरे कॉलेज से अंडर ग्रेजुएशन में हुई, और उसके बाद जब मैंने इलेक्शन लड़ाई तब, तो कॉलेज में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि किस तरीके से मेरा पार्टिसिपेशन ज़रूरी है लीडरशिप में। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हमारे लोग अपने अधिकार के लिए प्रेयर करते हुए रह जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हुए, लेकिन एक चीज़ है कि अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से ही मिलता है। तो वो आपको चैनलाइज करना पड़ेगा। आप मतलब यही चीज़ मेरे को जब समझ में आई, तो मैं कॉलेज के अंदर ही मेरा जब अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज था NLU के अंदर, तो ये चीज़ मेरे को ये चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आई। उसके बाद मैंने उस लाइन को पकड़ा हुआ और मैं उसको नहीं छोड़ रहा हूँ। दूसरी चीज़, जब मैं यहाँ पढ़ने गया, मैं लंदन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जाके मेरे को एक अलग ही दुनिया दिखी, और उसके बाद मैंने देखा कि आपके पास पाने के लिए आसमान है, और उसके बाद अगर आप लीडरशिप में आ सकते हैं, तो आप बाकी लोगों के लिए आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जो कि आप ग्रेटर गुड, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा करा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ थी, और उसके बाद मैं काफ़ी कुछ सीखा भी, और मैं प्रतिदिन सीखता भी हूँ, अपनी गलतियों से भी सीखता हूँ, दूसरों की गलतियों से भी सीखता हूँ। तो मेरे को लगता है कि ये दो जो पड़ाव थे, दोनों ही कॉलेज के अंदर, मेरे को मेरी पर्सनैलिटी के अंदर उन्होंने काफ़ी बदलाव लाने में हेल्प किया। कोई आखिरी बात आप कहना चाहते हैं जो मैं पूछने से रह गया हो और कहना ज़रूरी है? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के अंदर ख़ासकर कि एक विचार व्यक्त किए जाते हैं कास्टिज़म को लेके। बच्चों का कॉन्फिडेंस, जैसे हमारे यहाँ सुविधाएं बहुत कम हैं, तो बच्चों के पास इंटरनेट होता है, तो जब इंटरनेट के थ्रू ही उनकी एक्सेसिबिलिटी एक नई दुनिया की बनती है। मान लीजिए गांव से कोई बच्चा है, वो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही दिल्ली से या विदेशों से जुड़ पा रहा है, लेकिन वो वहाँ पर भी ये चीज़ देखता है कि किस तरीके से लोग उनको दरकिनार कर देते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि सभी से, कि अगर कोई दलित समाज से बच्चा हो, चाहे वो महिलाएं हों, ट्रांसजेंडर हों, या फिर हमारी क्वेयर कम्युनिटी हो, कोई भी है, उनको आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करें, ठीक है, और उनको थोड़ा सा स्पेस दें, और उनको जितना आप मोटिवेट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए आप वो करें। मैं यहाँ पर हूँ, मैं सिर्फ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी वजह से नहीं हूँ, काफ़ी लोगों ने मेरे को मदद की है हर तरीके से, आर्थिक से, मेरे को मोटिवेट करने में, मेरे को किसी भी पढ़ाई के अंदर मेरे क्लासमेट्स ने मेरे को भी काफ़ी हेल्प करी है। तो ये जब चीज़ें बैकग्राउंड में मेरी हुई हैं, तब जाके मैं थोड़ा सा कुछ कर पा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने काफ़ी कुछ कर लिया, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को अभी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, और जिसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो सिमिलरली आप सभी को ये स्पेस देना पड़ेगा, सभी लोगों को जो समाज के हैं, कि वो एक कंफर्टेबल स्पेस में आए और वो अच्छी पर्सनैलिटी निकल के सामने आए। चलिए सुशांत, आपको बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट। आप आगे बढ़ें और समाज के लिए काम करें, और आपको देख के, हमारी इस बातचीत को देख के तमाम और हमारे युवा साथी जो हैं वो सपने देखना सीखें, जीवन में आगे बढ़ना सीखें। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।